हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आर एस ओनली। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। लास्ट क्लास में हमने नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, राइट? तो नॉन मेटल कौन से हैं? जो चमक रहित होते हैं, जिन्हें चादर में नहीं बदला जा सकता, जिन्हें तार में नहीं बदला जा सकता, डेंसिटी लो होती है, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, इजीली टूट जाते हैं बहुत आसानी से। और मेन मेन प्रॉपर्टी क्या थी मेटल की? जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी में ऑक्टेट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या साझा करेंगे, राइट? तो बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, और कुछ अपवाद भी थे। मेन अपवाद के स्वरूप हमने क्या देखे थे कि भाई जनरली नॉन मेटल चमकदार नहीं होती है, परंतु आयोडीन होती है चमकदार। ये अपवाद था, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? जनरली विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। परंतु वही ग्रेफाइट बहुत अच्छा चालक होता है। जनरली सॉफ्ट होते हैं, ज्यादा कठोर नहीं होते, डेंसिटी कम होती है। परंतु हीरा, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, बहुत ज्यादा डेंस और क्या होता है, कठोर माना जाता है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे करके अपवाद पढ़े थे। और एक लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एक नॉन मेटल, ब्रोमीन, रूम टेम्परेचर पे। ये कुछ मुख्य अपवाद थे जो हमने पढ़ाए थे। उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, एसिड के साथ क्रिया करना या एसिड के साथ के अलावा पानी के साथ क्रिया करना, ये सब हमने पढ़े थे, राइट? किसी के साथ क्रिया होगी, किसी के साथ नहीं होगी, डिपेंड करता है, राइट? वो सब आप देख लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद हमने पढ़े थे महत्वपूर्ण नॉन मेटल, जिनमें बहुत सारी गैसेज थी, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, आदि आदि, कार्बन है, ये पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी एलॉय एंड क्या, एलॉय पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? ओर पढ़े थे हमने, कि मिनरल्स कैसे कहते हैं, ओर किसे कहते हैं, और अलॉय किसे कहते हैं। तो मिनरल ऐसे खनिज होते हैं, मिनरल माने खनिज ही होता है। खनिज या मिनरल ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनमें कोई ना कोई धातु रहती है, जिनके साथ मतलब नेचुरली उनमें धातु पाई जाती है, परंतु अशुद्धियों के साथ पाई जाती है। वहीं ओर या अयस्क किसे कहते थे? जिसमें से ऐसे मिनरल जिनमें से धातु या धातु निकाली जा सकती है इकोनॉमिकली, प्रॉफिटेबली। हर अयस्क खनिज होगा, मिनरल होगा, परंतु सारे खनिज अयस्क ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिन्हें अयस्क नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें से किसी धातु या धातु को निकालना बहुत ही दुर्लभ काम हो जाता है, महंगा काम हो जाता है। इसीलिए सभी अयस्क खनिज नहीं होंगे, परंतु सभी खनिज अयस्क है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, राइट? उसके बाद बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे। लोहे के खनिज बताए थे मैंने, लोहे के ओर बताए थे, अयस्क बताए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम के बताए थे, लोहे के मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट आदि बताए थे। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट बताया था। लेड का बताया था, गैलेना होता है भाई, गैलेना में से लेड निकाली जाती है। सिनेबार में से मरकरी निकलती है। अर्जेंटाइट में से चांदी निकलती है। ठीक है, पढ़ लेना भाई, पढ़ने का है, रटने का है थोड़ा सा पार्ट, परंतु क्वेश्चन वहां से बनते हैं। इसके बाद लास्ट में एलॉय देखी थी, मिश्र धातुएं। या तो धातु और अधातु मिलकर मिश्र धातु बनाएंगी, या बहुत सारी धातु मिलकर मिश्र धातु बनाती है। थोड़ा बहुत कोई और भी पदार्थ मिला सकते हैं, माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट, उसमें मेनली धातु धातु या धातु प्लस अधातु मिलके। मेन एग्जांपल क्या थे? ब्रास, ब्रास कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ? ब्रास था पीतल, जिसमें कॉपर में जिंक मिला देते हैं। कॉपर में जिंक यानी तांबे के साथ जिंक यानी जस्ता मिला दीजिए, पीतल बन गया। पीतल के बर्तन बनते थे पहले। और एक बताया था ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या है? तांबे में टिन मिला देते हैं, Cu+Sn, जिसे कांस्य कहते हैं हिंदी में। पदक मिलते हैं ना, कांस्य पदक मिलता है, मेडल्स बनते, बहुत बड़ी स्टैच्यू बनती है, मूर्तियां बनती हैं। और क्या पढ़ा था? स्टील पढ़ा था। जब कार्बन लोहे में मिलाया जाता है तो वो स्टील होता है। स्टील बहुत जगह बर्तन देखे हैं स्टील के, और बहुत जगह स्टील के काम, बहुत सारी चीजें बनती है स्टील की, राइट? फिर हमने पढ़ा था स्टेनलेस स्टील, जिसमें कॉपर, लोहे में कार्बन तो मिल रहा है, परंतु उसके साथ निकेल और क्रोमियम भी मिल रहे थे। ड्यूरेलेमिन पढ़ा था हमने, बहुत सारे हमने अलॉय कल पढ़े थे। एक टेबल देखी थी, रटना पड़ेगा। बाकी के जो रह गए होंगे हम प्रश्नों से करेंगे।
आगामी क्लासेज में प्रश्न करेंगे, उनसे करेंगे। राइट, आज थोड़ी लंबी क्लास है कल की तरह, तो शुरू करते हैं, बाकी का आप पढ़ लेना, प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, सब याद हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम ये लगातार चल रहा है, आपने देखा होगा। राइट, RAS प्रीलिम्स इन 60 डेज, सब कुछ है इनमें। आप यहाँ जाएंगे ऐप में, गूगल प्ले पे, एंड्रॉयड वाले जो गूगल प्ले एंड्रॉयड में होता है, iOS का ऐप स्टोर होगा एप्पल का, हर जगह ये ऐप मिल जाएगी आपको। वहाँ जाइए, चेक करिए, उसके नीचे PDF डाउनलोड करें, और उसके साथ ही क्विज दे रखे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों का समूह है, पुराने पेपर भी हैं, मॉक प्रश्न भी हैं, हल करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 100%। थ्योरी एक लिमिट के बाद हेल्प नहीं करवा पाएगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज का टॉपिक है कंबसन, और देखो ये टॉपिक कहीं ऐसे आसानी से दिए नहीं है, ये छांट छांट के बनाए हैं, बेस्ड ऑन दी पैटर्न सेट बाय RPSC। जो पिछले 5 या 7-8 सालों में RPSC ने जिन टॉपिक पे एवरीडे साइंस को फोकस किया है, वो टॉपिक हमने उठाए। ऐसा कहीं लिखित नहीं है ये पढ़ना ही पढ़ना है, या कहीं अलिखित भी नहीं है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, जनरल चल रहे हैं हमें, जो थोड़ा सा ही है, मतलब सरल है, थोड़ा लंबा है, परंतु बहुत आसान है, आराम से 1 by 1 पढ़ोगे, बहुत जैसा है ऐसे ही लेना है। तो देखो भाई, कंबसन का मतलब होता है दहन। कोई भी चीज दहन करती है तो किस प्रकार कर पाती है। डेली लाइफ में आपने पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, बायोडीजल, बायोफ्यूल, मीथेन, LPG, बहुत सारी चीज पढ़ी है, इसलिए सब ईंधनों का पार्ट है, डेली लाइफ का हिस्सा है ये। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया, ध्यान रखना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। कंबसन इज अ केमिकल प्रोसेस, देखो अपने आप में ये NCERT का प्रश्न है, ये नॉर्मल नहीं है कि भाई ये मतलब ऐसी जल रहा है तो सामान्य फिजिकल प्रोसेस है, नहीं, केमिकल रिएक्शन हो रही है बाकायदा, क्योंकि फ्यूल में ऑक्सीजन मिलेगा तभी जल पाएगा। देखना, आपको लगेगा यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कई बार ध्यान नहीं देते ना सरल चीजों पे, परंतु प्रश्न बन जाते हैं। कंबसन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड यूजुअली लाइट। जब ऑक्सीजन के साथ कोई ईंधन जलता है तो वो क्या देता है, हीट देता है और प्रकाश देता है। पहला क्वेश्चन ये है, एक रासायनिक प्रक्रिया। दूसरा, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बच्चों। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जहां ऑक्सीजन जुड़ जाता है किसी चीज से, उसे ऑक्सीकरण कह देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी है। तीसरा, सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दहन नहीं होती। कंबसन एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एक उदाहरण है कंबसन, परंतु जरूरी नहीं है कि सभी ऑक्सीकरण दहन होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि उसमें भी आयरन के साथ पानी और ऑक्सीजन क्रिया करके Fe2O3 XH2O बना देती है, वो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां भी ऑक्सीजन जुड़ता है किसी भी तत्व के साथ या फ्यूल या कोई भी पदार्थ के साथ, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां भी ईंधन जल रहा है, दहन हो रहा है, ये ऑक्सीकरण है, परंतु सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं है। जैसे रस्टिंग हो रही है आयरन की, आयरन में जंग लग रहा है, लोहे में जंग लग रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, परंतु ये दहन नहीं है। समझ में आ गया ना, इतना ही कहना चाहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O। X का मतलब है कुछ अमाउंट होती है पानी की, नमी आ जाती है। देखा होगा, लोहे को पटक दो बाहर आप है जो, वर्षों तक जंग लग के वो कमजोर हो जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है साहब। अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली जो मजबूत, हमारे जो कॉन्सेप्चुअली जो इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं हमें जो, और प्रश्न बनने के पूरे आसार हैं बच्चों। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन तभी होगा जब निम्नलिखित तीनों चीजें होंगी, 3 चीज होंगी तभी दहन होगा, कंबसन होगा। जल्दी से करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। ईंधन सबसे बड़ी बात है, ईंधन चाहिए, फ्यूल पहला। दूसरा, ऑक्सीजन चाहिए, O2। तीसरा, ज्वलन ताप चाहिए, यानी इग्निशन टेम्परेचर लाओ भाई। इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा उतना जितना चाहिए तो ज्वलन नहीं होगा, दहन नहीं होगा।
तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम और लोएस्ट टेम्परेचर टू स्टार्ट बर्निंग जो चाहिए होता है। तीन कंडीशन है, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और मिनिमम जो होता है टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो जलने लग जाएगा पदार्थ। और ये डेली लाइफ का हिस्सा है, हम इन पे ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत नॉर्मल है, पर प्रश्न बन सकते हैं। देखो 2 प्रश्न तो यहीं से बन गए एक स्टैंजा से, एनसीईआरटी में बाकायदा ये रिटर्न है, ध्यान रखना। केमिकल प्रोसेस है और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, और तीसरा ऑल ऑक्सीडेशन अभिक्रिया दहन नहीं होती। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। चलें आगे जी। अगला टाइप्स ऑफ कंबसन, आपको मजा आएगा देखना, छोटी छोटी चीजें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। पहला रैपिड कंबसन, जो कैसे होता है? तीव्र दहन होता है। दहन के प्रकार है 3 टाइप के, एक रैपिड है, एक स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आपको क्लास में टीचर कई बार खड़े करते थे ना, स्पॉन्टेनियस, खड़ा हो जा, गाना सुना, खड़ा हो जा, डांस कर, खड़ा हो जाओ, आंसर दो, स्पॉन्टेनियस, तुरंत। तो वो स्पॉन्टेनियस कंबसन है, बिना कोई प्रयास के। तीसरा होता है एक्सप्लोजन। तो 3 टाइप के दहन होते हैं बच्चों, तीव्र दहन, स्वस्फूर्त दहन और तीसरा विस्फोट, जैसे बम फट जाता है, विस्फोट हो गया ना, तो माइनिंगों में होता है, खदानों को तोड़ते हैं जब, ठीक है। तो देखिए आप, रैपिड कंबसन का मतलब है बर्निंग अकर्स इमीडिएटली ऑन इग्निशन। जैसे ही इग्निशन करेंगे, बर्न करेंगे, दहन करेंगे शुरू, तो ये जलना शुरू हो जाएगा, दहन तुरंत शुरू हो जाता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं इससे, ठीक है। किससे? तीव्र दहन से, रैपिड से ऊष्मा मिलेगी और प्रकाश मिलेगा। उदाहरण एलपीजी और पेट्रोल। एलपीजी गैस जो घरों में यूज करते हो आप, है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस सिलेंडर आपके घर में होता है, वो एलपीजी है। पेट्रोल है जो बाइक चलती है, कार चलती है आपकी, ठीक है। ये किसके उदाहरण? तीव्र दहन में फ्यूल यूज होते हैं, ये याद रखना एग्जांपल। सेकंड है स्पॉन्टेनियस, इसमें पदार्थ स्वयं ही बिना बाहरी ताप के जलता है, इसमें कोई इग्निशन नहीं चाहिए, स्वतः ही जलेगा। इसीलिए जो पदार्थ स्वतः जलने लग जाते हैं उनको क्या करते हैं? उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखा जाता है जो ऑक्सीजन ना मिले। पर ध्यान रखना, स्वतः तो जल रहा है, पर बिना ऑक्सीजन के तो ये भी नहीं जलेगा। केवल यहां इग्निशन नहीं चाहिए, बाहरी टेम्परेचर नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो सब में चाहिए, ध्यान रखना, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगी कोई चीज। उदाहरण व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस क्या है? स्वतः जलने लग जाती है यदि आप ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दोगे, यानी खुले वातावरण में रख दो सफेद फास्फोरस को, स्वतः जलने लग जाता है। और तीसरा है विस्फोट यानी एक्सप्लोजन। ये बहुत तेज दहन होता है, ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है बच्चों। अचानक बहुत अधिक ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और गैस भी निकलती है इसमें। प्रकाश और ऊष्मा तो आएंगे, परंतु ध्वनि, साउंड भी आएगी और गैस उत्पन्न होती है, जैसे पटाखे हो गए या बम हो गए, बॉम्ब होते हैं ना, ठीक है, तो वो सब एक्सप्लोड होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्लोड होते हैं। तो 3 टाइप के दहन है। विस्फोटन या एक्सप्लोजन भी एक दहन का उदाहरण है, बर्निंग का उदाहरण है। याद रखेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है फ्यूल। कंबसन हो गया, एक प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब जलने वाली चीज क्या होती है? ईंधन कहलाती है। वो ईंधन के प्रकार देख लो जल्दी से, ईंधन होता क्या है और क्या क्या होते हैं। देखो, अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेज हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। जो हीट पैदा करता है जलाने पर, उसे कहते हैं फ्यूल। और फ्यूल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, सबको पता है आपको, ठीक है साहब। देखो, और अच्छे ईंधन के लक्षण, कई बार कॉन्सेप्चुअली कोई क्वेश्चन बन जाए, फैक्चुअल तो बनते ही हैं, कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देने लगी आरपीएससी, और एनसीईआरटी में रिटर्न है। छोटी छोटी क्लासों में 8th 7th क्लास के टॉपिक हैं ये, 7th 8th क्लास के, दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दीज टॉपिक्स। तो देखो, अच्छे ईंधन के लक्षण। अच्छा ईंधन ऐसा ईंधन होता है जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, उच्च ऊष्मामान, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, यानी जलाने पर अधिक हीट दे, बहुत ज्यादा हीट दे, धुआं कम दे, यानी उसका उच्च ऊष्मामान है। या कैलोरीफिक वैल्यू आ जाता है कई बार कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू है,
यानी कम में ज्यादा जल रहा है। कई जगह ऐसा होता है ना, लकड़ी होती है उसका कैलोरीफिक मान बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा लकड़ी जलाओगे जब जाके ऊष्मा मिलेगी इतनी, जितना कि छोटी थोड़ी सी मात्रा एलपीजी जलाओ और बहुत सारी लकड़ी जलाओ बराबर कैलोरीफिक मान बैठेगा। इसीलिए एलपीजी को यूज करते हैं, धुआं भी नहीं आता और कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है, हीट भी ज्यादा मिल जाती है। मतलब उच्च ऊष्मामान, दूसरा मध्यम ज्वलन ताप, मध्यम ज्वलन ताप यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं जलने की जरूरत है इनको, अच्छा ईंधन होगा वो मीडियम पे जल जाएगा, कम पे भी नहीं जलेगा ज्यादा पे भी नहीं जलेगा, बैलेंस मतलब बीच में मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। तीसरा स्वच्छ दहन होना चाहिए, क्लीन बर्निंग होनी चाहिए, मतलब धुआं कम से कम होना चाहिए। एलपीजी सीएनजी इनमें धुआं नहीं निकलता ज्यादा। पेट्रोल बाइकों में देखा होगा, पेट्रोल वाली बाइक होती है बहुत सारी देखी होंगी, नॉर्मल जो बाइक्स आती हैं स्प्लेंडर है या बहुत सारी देखी होंगी आपने, तो उनमें कई बार ईंधन में इंजन में कोई कमी होती है तो साइलेंसर में से धुआं आता है, मतलब उसकी अच्छे से नहीं जल रहा है ईंधन है जो, ये पहचान है। स्वच्छ दहन उसे कहते हैं जिसमें कम धुआं आएगा, अवशेष नहीं छोड़ेगा। एलपीजी को जब जलाते हो आप घरों में, आपने गैस जलाते हो एलपीजी वाली, तो आपने कहीं देखा है क्या कोई धुआं निकल रहा है या कोई राख बन गई, नहीं देखा होगा। लेकिन लकड़ी को जलाओ, उपले को जलाओ आप, राख बन जाएगी, बहुत सारा धुआं आएगा। जो राख बची है ना वो है रेजिडुअल, अवशेष बच गए उसके, तो अच्छा ईंधन नहीं है उपला और राख, ये लकड़ी है जो, क्यों वो रेजिडुअल छोड़ रही है। एलपीजी में आपने सप्लाई दी, अपना काम किया, गर्म की कोई चीज, खाना बनाया, उसके बाद बंद कर दो, कुछ नहीं बचेगा, पता ही नहीं लगेगा आपने गैस जलाई थी, क्यों अवशेष नहीं मिला। लेकिन लकड़ी को जलाओ आप, उपले को जलाओ, पता लगेगा आपने लकड़ी या कोई और ईंधन जलाया ऐसा। ठीक है, अगला सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, भंडारण और परिवहन में आसान है। ठीक है, ये दो चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, ये डेफिनेशन में आ गई है, वरना मेन तो ये ऊपर वाली चार है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, मिडिल इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, स्वच्छ दहन होना चाहिए और अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए, वरना सस्ते और आसानी से उपलब्ध पे आ जाएंगे तो एलपीजी का सिलेंडर भी काफी महंगा आता है, ऐसा कह सकते हो आप है जो, परंतु अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये दे रखा है, सो इट कैन बी इग्नोर्ड और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये चीज, राइट। मैं इसको बता सकता था परंतु हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि एलपीजी भी क्योंकि लकड़ी जो आप लाते हैं, जो जंगलों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, उनके लिए लकड़ी आसानी से मिल जाती है, परंतु ओवरऑल देख रहे हैं हम कि लकड़ी आ रही है पेड़ों की कीमत पे, तो पेड़ तो बहुत कीमती हैं ऐसे मान के चलिए, इसीलिए इसको जोड़ा है यहां पर ताकि पेड़ों की कटाई कम से कम हो। ठीक है, ओवरऑल हमें एक ब्यूरोक्रेट की तरह, एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचना है। कल हम हो तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये सस्ता नहीं है, ये तो महंगा पड़ता है सिलेंडर। अरे सरकार सब्सिडी दे रही है, आपको पता ही, बीपीएल से लो है, जो बिलो बीपीएल है उनको मिलता है सिलेंडर है जो, बहुत सारी उज्ज्वला योजना चली थी, ध्यान करो आप। इसलिए ये सही है पर इग्नोर कर सकते हैं इन चीजों को, इनसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। अगला है कैलोरीफिक वैल्यू, जो नया शब्द आ रहा है उसको फिर हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी हमने उच्च कैलोरीफिक मान का देखा था, अच्छे ईंधन हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है किसी भी ईंधन की, देखिए आप, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, ऊष्मा की ऐसी मात्रा जब 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न होगी। यानी 1 किलोग्राम ईंधन जलाया आपने किसी भी टाइप का, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, चाहे वो लकड़ी हो चाहे एलपीजी गैस हो, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। ठीक है, पेट्रोल और डीजल भी ईंधन है। ईंधन का मतलब सिर्फ इतना नहीं खाना बनाना है, हमारी बाइक भी चल रही है, हमारी कार भी चल रही है, उनके लिए भी तो ईंधन चाहिए, उनके लिए भी तो फ्यूल चाहिए, उस सेंस में सोचना है हमको, है ना। ठीक है, तो ऐसी ऊष्मा की मात्रा जब 1 किलोग्राम ईंधन को जलाएं या पूर्ण दहन करें, पूर्ण कंबसन करें, तो कितनी हीट निकलेगी, दैट इज कॉल्ड ऊष्मामान या कैलोरीफिक वैल्यू। जितना अच्छा ईंधन होगा उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना खराब होगा ईंधन उतनी ही कैलोरीफिक मान कम होगा। 1 किलोग्राम एलपीजी जलाओ, 1 किलोग्राम लकड़ी जलाओ, बहुत अंतर है। 1 किलोग्राम एलपीजी बहुत ज्यादा ऊष्मा देगी आपको, बहुत ज्यादा हीट वैल्यू देगी, कैलोरीफिक वैल्यू देगी। लकड़ी में 1 किलो में उसके बराबर नहीं आ सकती, इसलिए लकड़ी का निम्न कैलोरीफिक मान है, कम होता है। अब इसको मापते कैसे हैं बच्चों, तो इसको नापते हैं किलोग्राम
केजी, मतलब किलो जूल 1 किलोग्राम में कितने हैं। ऊष्मा का मानक होता है जूल, स्टैंडर्ड मानक होता है जूल, पर किलो में लेके चल रहे हैं ऊष्मा को तो किलो जूल पर किलोग्राम। भाई कितना किलो जूल ऊष्मा मिल रही है 1 किलोग्राम में, दैट इज द मात्रक, इसमें नापते हैं इसको। और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, इसका मतलब मोर एफिशिएंट है फ्यूल, अधिक प्रभावी है, एलपीजी, सीएनजी आदि। अभी पढ़ेंगे 1 बाय 1, देखना आराम से, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं बच्चों? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। अब सुनो मेरी बात, बहुत कम ज्वलन ताप वाला ईंधन भंडारण में खतरनाक है। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ये चीजें हमारी देखो। हमने क्या पढ़ा था? अच्छा ईंधन कौन सा था? जिसका मध्यम ज्वलन ताप हो, एवरेज या मिडिल में हो, मीडियम साइज में ज्वलन ताप हो, मीडियम, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। यदि ज्यादा लो होगा, मतलब कम टेम्परेचर पर भी जलने लग जाएगा, तो उसको रख ही नहीं पाएंगे कहीं। कई जगह कम टेम्परेचर मिला और वो जलना शुरू हो गया, ये तो खतरनाक है। उसको स्टोरेज कैसे कर पाओगे आप? जो और ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कागज क्या है, थोड़ी सी भी हीट मिली तुरंत जल जाएगा, प्लास्टिक तुरंत जल जाएंगे। इसीलिए देखो कितना बढ़िया उदाहरण है, कागज आसानी से जल जाता है क्योंकि कम ज्वलन ताप है, थोड़ा सा भी गर्माहट मिली तो जलने लग जाएगा। कागज है जो, देखा होगा ना, कागज जैसे सील जाता है जब मुश्किल से जलता है, सील जाता है जब तो नहीं जलता, लेकिन सूखा कागज बहुत जल्दी जल जाएगा क्योंकि उसको कम ही ज्वलन ताप चाहिए, इसलिए इसका स्टोरेज आसान नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, कम ज्वलन ताप, कागज आसानी से जल जाता है। और लकड़ी का भी थोड़ा सा ज्यादा होता है कागज से, लकड़ी भी कम ज्वलन ताप में ही आती है, क्यों बाहर कहीं रखी और थोड़ी सी हीट मिल गई तुरंत जलने लग जाएगी लकड़ी, कागज भी। तो इंपॉर्टेंट है ये, आपको लग रहा होगा सर ये तो क्या ही बता रहे हैं, पर ये बहुत ही मतलब हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा है ये भाई। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है ज्वाला। अब देखो आप कैसे भी समझना मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, परंतु भरोसा रखना ये सब हमारे एनसीईआरटी का पार्ट है, हम कुछ भी अलग नहीं ले रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए डेफिनेशन डाल रहे होंगे, लेकिन टॉपिक सभी हमारे छोटी छोटी क्लासेज में दे रखे हैं, 7th में, 8th में, 9th में, राइट। तो फ्लेम, और ये क्वेश्चन फ्लेम वाला यूपीएससी में आया हुआ है, ध्यान रखना, फ्लेम वाला। फ्लेम इज द विजिबल हॉट गैसियस पार्ट ऑफ बर्निंग सब्सटेंस। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो आपने देखा होगा एक ज्वाला सी दिखाई देती है, जो दिखाई देता है ना, जो जल रहा है, कहते हैं ना आंच जल रही है, जैसे आग जल रही है, आंच कहते हैं गांव में, आग जल रही है, आंच जल रही है, तो उसमें फ्लेम होती है, ऊपर ही ऊपर आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं ज्वाला। तो ज्वाला दृश्य होती है, गर्म होती है, और गैसीय पार्ट होता है, जो जल रहा है ना वो दिख रहा है आपको, वो गैसीय पार्ट है। क्यों? लकड़ी को भी जला रहे हो आप, तो लकड़ी तो नीचे है लेकिन ज्वाला ऊपर तक दिखाई दे रही है उसकी, तो ऊपर लकड़ी थोड़ी है, वो जलने के बाद जो उजाला सा दिखाई दे रहा है वो गैस है, एक्चुअली गैसीय भाग है वो, उसके भी पार्ट होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है जो, देखना आप है जो, केवल वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वाष्पित किया जा सकता है ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना, केवल ओनली सब्सटेंसेज दैट वेपराइज ऑन हीटिंग प्रोड्यूस फ्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली सब्सटेंसेज दैट वेपराइज ऑन हीटिंग, जो गर्म करने पर वाष्प में बदल सकें, वही ज्वाला प्रॉपर उत्पन्न करेंगे। जैसे एलपीजी जलाते हो आप, गैस है जो, ठीक है, वो जलाने पे वाष्प में बदल सकता है, इसीलिए उसमें प्रॉपर फ्लेम दिखेंगी। ऐसे फ्लेम तो आप लकड़ी में भी दिख रही है, लेकिन प्रॉपर फ्लेम जो तीनों कैटेगरी है फ्लेम की, वो उसी में दिखेंगी जो पदार्थ गर्म करने पे भाप में बदला जा सके, जिसका वाष्पीकरण हो सके, वेपराइज हो सके। ठीक है, अब देखो अगला है ज्वाला के क्षेत्र, जोन्स ऑफ फ्लेम। जोन्स ऑफ फ्लेम है 3, इनरमोस्ट, मिडिल और आउटर। ठीक है भाई, इनर, मिडिल और आउटर, ऐसे मान लो। ऐसे होती नहीं है ज्वाला, मुझे बनाना कम आता है, पर जैसे भी आपको लगे। ठीक है, ये हो गई, फिर बीच में हो गई, और एक ऐसे हो गई। ठीक है, ये इनरमोस्ट है, लास्ट बीचों बीच में, उसके यहां बाहर वाली ये कौन सी हो गई? मिडिल है, और ये बाहर वाली क्या हो गई? आउटर जोन हो गया, अंदरूनी क्षेत्र। अंदरूनी क्षेत्र को बोलेंगे इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। इसमें क्या होता है? अनबर्न्ट वेपर्स होती हैं, लीस्ट हॉट होती है। जो इनर मोस्ट है, भीतर ही भीतर जो ज्वाला जल रही है, ज्वाला के 3 भाग होते हैं, भीतर का, बीचों बीच का, और बाहर का।
भीतर का मतलब अंदरूनी, उसके बाहर, उसके बीच का और बाहरी भाग, जो अंदरूनी भाग है सबसे इनर मोस्ट है, वो क्या होगा, अपूर्ण दहन होगा, उसका अपूर्ण दहन हो रखा है। और ऐसी वेपर है उसमें जो अनबर्न्ट है, जली नहीं अभी तक, मतलब वो कच्चा हिस्सा है, अभी जला नहीं है ढंग से, अपूर्ण दहन हो रहा है, उसका कंबसन अपूर्ण हो रहा है। सेकंड, सबसे कम गर्म होता है बीच वाला हिस्सा इसका। फिर सेकंड है मिडिल जोन, बीच वाला। कभी आपने देखा हो लाइटर जलाया हो, ऐसे मान लो लाइटर में जो ज्वाला दिखाई देती है वही ज्वाला है। गैस जलती है एलपीजी सिलेंडर वाली, अपन घर में देखते हैं, उसमें जो फ्लेम निकलती है वो ज्वाला की बात हो रही है, ठीक है सब। मध्य क्षेत्र होता है, आंशिक दहन होता है और पीला और दीप्तमान होता है। ये कैसा होता है, मिडिल भाग पीला होता है, थोड़ा पीला है, मतलब पीला है मतलब वो मिडिल में है। पीला भाग आप देखना कभी गैस जब चलाओ तो पीला पीला है ना, वो अभी कैसा है, अभी पूर्ण दहन नहीं हुआ पर मिडिल में है, ना तो कम जला है ना ज्यादा जला है, बीच का हिस्सा है वो पीला होता है, ध्यान रखना पीला होता है। और ल्यूमिनियस होता है, मतलब थोड़ा चमकता है हल्का सा। और लास्ट में होता है बाहरी क्षेत्र, बाहर का हिस्सा फ्लेम का, आउटर जोन, ये नीला होता है। आप कभी देखना गैस को देखा हो तो नीला भाग होता है, ब्लू ब्लू सा बिल्कुल होता है, देखना आप अपने घर में ध्यान देना, जब भी खाना है बनाने जाओ या चाय बनाने जाओ या पानी गर्म करने जाओ, जरूर ध्यान देना, ठीक है। पूर्ण दहन होता है और नीला होता है और सबसे गर्म भाग होता है। तीन हिस्से होते हैं, इनरमोस्ट, मिडिल और आउटर जोन, याद रखना है, बहुत सरल है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और ये ऐसे देखो, मैं पढ़ा तो इनको रहा हूं, जल्दी भी कर रहा हूं काफी, ताकि बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, परंतु समय भी कम लगाएं। और परंतु एक बात यह है कि हमें टॉपिक कवर भी करना है और ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। ऐसे भी टॉपिक नहीं है जिनके लिए कोई हमें ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता हो, परंतु हमें याद रह जाए भाई ऐसा कुछ होता है, दैट्स इट। अब आते हैं फोजिल फ्यूल्स। फ्यूल के टाइप पढ़ रहे थे तो उनमें एक टाइप होता है फोजिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, एलपीजी है, ये सब वहीं से निकल गए हैं, देखो भाई। तो फोजिल फ्यूल्स क्या है, फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, जब कभी हमारे धरातल में पेड़ या फिर जानवर कोई दब गए होंगे, उनके अवशेष बाद में क्या होते हैं, समय के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थ में बदल जाते हैं, या कहें पेट्रोलियम तो एक पर्टिकुलर टाइप है फोजिल फ्यूल्स का, या कहें फोजिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी जीवों के अवशेषों से ईंधन बने हैं। जीव मतलब प्लांट भी लिविंग थिंग है, एनिमल भी है, तो जीव है, दोनों ही जीव है, वो सजीव है ना, दोनों पढ़ा होगा आपने, सजीव निर्जीव है जो, तो सजीव पौधे होते हैं, सबको पता है, लिविंग थिंग है, तो वहीं से आया है जीवाश्म। जीव का मतलब या एनिमल नहीं है केवल, जीव मतलब प्लांट भी कहलाया जा रहा है। तो जीव उनसे जो वर्षों करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो पृथ्वी के धरातल में दब गए और उनके ऊपर लेयर चढ़ती चली गई, मान लो 1 लाख साल पहले कोई पेड़ों का जंगल था या जानवर भी रहते थे, वो दब गए समय के साथ, मान लो उनके अवशेष मर गए, मतलब दब गए मतलब डायरेक्ट नहीं दबे, मतलब वो मर गए और वहां या फिर पेड़ टूट के गिर गए और उन पे मिट्टी छाती चली गई, क्योंकि पहले इतना ज्यादा ये नहीं होते थे, पेड़ों की कटाई और जानवरों के शिकार इतने नहीं होते थे पहले बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे, बहुत लाखों साल पहले की बात है, जब ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम था, लोग इतने नहीं थे, आबादी नगण्य थी, ठीक है। शिकार होते थे पर हर जगह नहीं होते शिकार, क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा थे, इंसान कम थे, धीरे धीरे उल्टा होता चला गया। तो उस समय की बात है, लाखों, आज पॉसिबल नहीं है कि जीवाश्म बन जाएंगे, क्योंकि पेड़ों की तुरंत कटाई हो जाती है। ये लाखों साल पहली बात है, करोड़ों साल पहले, जब पृथ्वी के धरातल के नीचे पेड़ पौधे जानवर दब गए थे, उनके अवशेष रह गए थे, वो कालांतर में जाके समय के साथ आज वो ईंधन के रूप में बन गए। इतना समझ लीजिए, इतना ही काफी है। पौधे और जीवों के अवशेष जो मिलियन वर्षों से बनता है, उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परंतु इनका एक ही सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, या कहें कि एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग पहुंचा रहे हैं, आपको पता है, जब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आएगा बायोलॉजी में एनवायरनमेंट, तब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, अभी बस समझ लो। एक तो ये हमारे क्या है, तापमान को बढ़ा रहे हैं धरती के को, ये जो फ्यूल है, बायोफ्यूल्स हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, डीजल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इसीलिए सोलर पे जा रहे हैं अभी हमें, जो आपने देखा होगा, क्योंकि और दूसरा ये नवीकरणीय भी नहीं है,
नवीकरणीय नहीं है, वायु प्रदूषण कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, बहुत सारे कारण हैं। मैं जाना इसलिए नहीं चाहता कि टॉपिक फिर अलग चला जाएगा, बायोलॉजी में हम जरूर पढ़ेंगे इसको अलग से, एनवायरमेंट के बारे में, राइट। तो नवीकरणीय नहीं होते मतलब नॉन रिन्यूएबल हैं ये, मतलब एक बार खत्म हो गए तो दोबारा पैदा नहीं होंगे। सोलर एनर्जी हमारे पास, सोलर, सूर्य से जो ताप आता है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो नवीकरणीय है, नित्य प्रतिदिन वो दोबारा आ जाएगा सूर्य। वी आर लकी टू हैव सूरज, ठीक है जी, नॉन रिन्यूएबल है। और इसके डिसएडवांटेज देखो, वही चीजें, सीमित उपलब्धता है, जो पहले बन गए ना वही यूज हो रहे हैं, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। दूसरी बात, वायु प्रदूषण करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, SO2 निकलती है, NO2 निकलती है, एसिड रेन होती है, पढ़ाया था मैंने, ग्रीन हाउस गैस बनती है, अम्ल वर्षा होती है, बहुत सारे दुष्प्रभाव है, एनवायरमेंट को बहुत खराब कर रहे हैं। इसीलिए कैसे इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। अगला है कोयला। अब फॉसिल फ्यूल्स की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं कोयला, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है कोयला का, कोयला या कोल ठोस जीवाश्म ईंधन है, मृत पौधों के कार्बोनाइजेशन से बनता है, मृत पौधों के कार्बोनाइजेशन। फॉसिल फ्यूल्स, सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड प्लांट्स। वर्गीकरण करते हैं अब इनका भाई, मेन कोयलों के प्रकार होते हैं 4, पढ़े होंगे आपने, पीट, लिग्नाइट आदि सब पढ़े होंगे आपने, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पढ़ाता हूं एक एक करके। पहला है पीट, याद रखना ये मृत पौधों के कार्बोनाइजेशन से बनता है कोयला। प्री के लिए बहुत है बच्चों, है ना, मैं थोड़ा इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, फिर मैं इसको ही बताने लग जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, एक लाइन पढ़नी है, डेफिनेशन माइंड में घुस गई, इतना काफी है। प्रीलिम्स के लिए मोर देन एनफ पढ़ रहे हैं हमें जो। पीट कोयले का प्रारंभिक चरण है, बहुत कम कार्बन होता है इसमें, नमी ज्यादा होती है, ऊष्मामान कम होता है, यानी सबसे खराब कोयला है पीट, सबसे खराब कोयला है। कार्बन कम से कम होता है, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा कोयला है, कार्बन ज्यादा होगा तो ज्यादा जलेगा, ऊष्मामान ज्यादा देगा, ये सबसे खराब है, यूं मान लो। पीट है, पिटा हुआ है, पीट पिटा हुआ, बेकार एकदम। कोयले का इनिशियल स्टेज में बनता है ये, अर्लीस्ट स्टेज में जो कोयला बना था, कार्बन की मात्रा कम है, नमी ज्यादा होती है, और नमी ज्यादा होगी तो जलेगा भी कम, और सबसे कम ऊष्मामान है, कैलोरीफिक वैल्यू लोएस्ट है सभी कोयलों में। दैट्स इट। सेकंड, लिग्नाइट। लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला, लिग्नाइट को बच्चों बोलते हैं भूरा कोयला। कम कार्बन है परंतु पीट से ज्यादा है, पीट से बेटर है लिग्नाइट, पर इतना अच्छा नहीं है, मीडियम रेंज है। हमारे यहां मिलता है लिग्नाइट, भारत में खूब मिलता है। कम कार्बन सामग्री है, कम ऊष्मामान है, अधिक धुआं देता है, थर्मल पावर प्लांट में बहुत यूज होता है लिग्नाइट है जो, थर्मल पावर प्लांट में लिग्नाइट यूज होता है, ब्राउन कोयला कहते हैं इसे। पीट से बेटर है, बस इतना समझ लो, और थर्मल पावर में यूज होता है, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, ठीक है, जिनसे क्या बनती है, जल से जहां इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, पानी से जहां पर क्या पैदा हो रही है, विद्युत पैदा हो रही है, तापीय संयंत्र। तीसरा है बिट्यूमिनस, उच्च कार्बन सामग्री, अच्छा कोयला होता है, इसमें कार्बन बढ़िया होता है, उच्च ऊष्मामान, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, सबसे अधिक उपयोग में किया जाने वाला कोयला है। और कोक नाम का एक फ्यूल होता है, कोक पढ़ाऊंगा अभी मैं, आगे आ रहा है, वो भी इसी बिट्यूमिनस का बनता है, ये बेटर है। पीट सबसे खराब, उससे बढ़िया लिग्नाइट, उससे बढ़िया बिट्यूमिनस, ठीक है साहब। और चौथा एंथ्रासाइट, ये सबसे बढ़िया होता है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल इज द एंथ्रासाइट, बेस्ट एंथ्रासाइट। याद रखना है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमुनस और एंथ्रासाइट, ये क्रम है साहब, ऐसे बढ़ता हुआ। पी खराब, एल उससे बढ़िया, बी उससे बढ़िया, ए उससे बढ़िया, कैसे भी याद कर लेना। आप एक चीज देखोगे, ABCD के क्रम में जाओगे ना तो ए सबसे पहले आता है, मतलब हाईएस्ट, उसके बाद बी आता है, बी के बाद इनमें देखो सभी ABCD नहीं आ सकती, इतने कोयले नहीं होते, परंतु एल के बाद में पी आता है। आप ABCD गिनोगे तो JKLMNOP, तो क्रम भी ऐसा ही बना हुआ है, ABLP, क्रम मतलब ऐसा ही है, घटता हुआ क्रम है। ए सबसे बेस्ट, बी उससे थोड़ा कम बेस्ट, फिर बेकार, फिर और बेकार। तो ये हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होती है एंथ्रासाइट में,
सबसे हाई कैलोरीफिक मान रखता है, कम धुआं या बिना धुएं के जलता है, लगभग नगण्य धुआं पैदा करता है ये एंथ्रासाइट, याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा यूज होता है बिट्यूमिनस। अगला है पेट्रोलियम। फोजिल फ्यूल की अगली श्रृंखला है पेट्रोलियम, जिसके बहुत सारे उत्पाद हैं। पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, नेफ्था भी निकलेगा, गैसेज भी निकलेंगी और बहुत सारी चीजें देखते हैं अभी वन बाई वन। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी की गहराई में पाया जाने वाला गहरा तेलीय द्रव है, परंतु अभी पढ़ेंगे डायरेक्ट यूज में नहीं आता है। जो पेट्रोल गहराई में मिल रहा है धरती की में बहुत गहराई में, वो क्रूड ऑयल होता है एक्चुअली। कैसा होता है? क्रूड यानी कच्चा तेल होता है वो, क्रूड ऑयल। बाद में इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, प्रभाजी आसवन होता है, एक प्रक्रिया होती है बताऊंगा, उसके माध्यम से पेट्रोल निकलता है। इसी पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में से निकलते हैं सभी वन बाई वन। पेट्रोल निकला, डीजल निकला, नेफ्था निकला और बहुत सारे ऑयल हैं वो सब निकलते हैं। गैसेज निकली, नेचुरल गैस निकली, पेट्रोलियम गैस निकली, सभी यहां से निकलती है इस पेट्रोलियम से। ये मेन है इनका, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है भाई। और जो हमारी अरेबियन कंट्री है, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये वेनेजुएला अरब कंट्री नहीं है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है, पर इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के लिए, बहुत सारा पेट्रोल है वहां पे, राइट। और अरब कंट्री है, यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इन सब में मिलता है। इराक, ईरान आपने देखा होगा, वहां लड़ाई भी इसी कारण। जो ग्लोबल हमारी जो राजनीति है, वैश्विक राजनीति, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है पेट्रोलियम पे। मैं बताऊंगा नहीं, मेरा टॉपिक नहीं है, आप करंट में पढ़ लेना। पृथ्वी की गहराई में पाया जाने वाला गहरा तैलीय द्रव है, विभिन्न उबाल बिंदुओं पे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, यानी बहुत सारे मिक्सचर हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है भाई, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, डीजल का अलग है, नेफ्था का अलग है, और भी जो गैसेज हैं उनके अलग अलग है, और उन्हीं विधियों से निकल पाता है। देखना, ये हेल्प कर रहे हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बनों का मिक्सचर होता है ये कच्चा पेट्रोलियम तेल। हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत सारे। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है जिसमें। कच्चा पेट्रोलियम सीधा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। रॉ पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। क्रूड ऑयल कहते हैं रॉ मटेरियल को, रॉ पेट्रोलियम को, जो डायरेक्ट मिलता है। फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। बहुत सरल है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पचपदरा में रिफाइनरी लगी है ना हमारे, वहां पे यही होगा, क्रूड ऑयल आएगा, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलेंगे, ठीक है ना। HPCL और राजस्थान सरकार का है ना, उसमें हिस्सेदारी पढ़ना आप है। जो कच्चे पेट्रोलियम को उपयोगी घटकों में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है ये। कच्चे पेट्रोलियम को फ्रैक्शंस में विभाजित करते हैं, भांति भांति के ईंधन निकलते हैं उसमें से, बताऊंगा अभी वन बाई वन। क्वथनांक बिंदु के अंतर के आधार पर अलग किया जाता है, इसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन क्वेश्चन आता है सीधा कि पेट्रोलियम जो होता है, कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम, उसमें से विभिन्न प्रकार के ईंधनों को, लाइक पेट्रोल, डीजल को किस प्रकार अलग किया जाता है। तो सभी को क्वथनांक बिंदु के अंतर के आधार पर अलग करते हैं कि एक निश्चित क्वथनांक बिंदु पे निश्चित ही ईंधन निकलेगा। जैसे पेट्रोल का एक निश्चित क्वथनांक बिंदु है कि इसी पे बॉयल होता है, पेट्रोल है जो, तो वो उसी पे वही निकलेगा। डीजल का एक निश्चित क्वथनांक बिंदु है, निश्चित बॉइलिंग पॉइंट है, उस पे डीजल ही निकलेगा। ऐसे इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। अभी बताऊंगा, 1 मिनट लेके पानी पीते हैं एक बार। ठीक है साहब, प्रिंसिपल क्या है इसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। सरल तरीके से ध्यान देना कि मान लो पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है, उसमें 10 तरीके का ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम गैस है, LPG, बहुत सारी गैसेज हैं उसमें। इतना समझ में आया कि 10 मान लो ईंधन है उसके अंदर, एक पेट्रोलियम कच्चे तेल में। अब उनको निकालना है भाई,
सारे मिक्स हुए पड़े हैं। भाई क्रूड ऑयल तो पूरा है, उसी में सब कुछ है, गागर में सागर है, ठीक है। अब उनको निकालना है तो सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं, सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं। जैसे ए बी सी डी 4 निकालने हैं हमको पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से। तो ए मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, बी मान लो 20 डिग्री पे गर्म होता है, सी 30 डिग्री पे गर्म होता है, डी 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे ना पूरे क्रूड ऑयल को, पूरे कच्चे तेल को, ध्यान से देखना, तो वो 10 पे केवल ए गर्म होगा। ऑब्वियसली बात है, यही तो क्वथनांक होता है। जब 100 डिग्री पे पानी को गर्म करोगे तो पानी गर्म होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे नीचे नहीं होगा। ऐसी ए को केवल 10 डिग्री सेल्सियस तापमान मिला और वो गर्म हुआ, फिर क्या होगा, ए गर्म हुआ 10 डिग्री पे, उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, आगे आने वाला बता दूंगा। तो 10 डिग्री पे ए गर्म हुआ तो ए किस में बदलेगा, गर्म होकर भाप में बदलेगा, वेपर बनेंगे, और ये वेपर ऊपर की ओर जाएंगे और एक फिक्स नली बन रखी है, एक अलग से पाइपलाइन निकल रही है, उसमें से भाप निकल जाएगी और उस भाप को कंडेंस कर लेंगे, दोबारा संघनन करेंगे तो वो दोबारा लिक्विड अवस्था में बदल जाएगा, उसको कलेक्ट कर लेंगे, ए निकल गया इस पर्टिकुलर लाइन से। फिर 20 डिग्री पे बी गर्म हुआ तो बी भाप में बदला, बाद में भाप को दोबारा कंडेंस करेंगे तो बी लिक्विड में बदल गया, ऐसे सी ऐसे डी। ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और प्री के हिसाब से एक चीज याद हो जाए कि विभिन्न प्रकार के क्वथनांक बिंदुओं पे, विभिन्न प्रकार के क्वथनांक बिंदुओं में अंतर होने के कारण उनको अलग से प्रोसेस किया जाता है, अलग से निकाला जाता है। सभी को पूछने वाला कोई नहीं है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस पे आधारित है, क्वथनांक बिंदुओं पे। अलग अलग क्वथनांक बिंदु होते हैं सभी पदार्थों के, सभी हाइड्रोकार्बन्स के। एक निश्चित क्वथनांक बिंदु पे एक निश्चित ही ईंधन निकलेगा, गर्म किया एक निश्चित तापमान पे, फिर वो भाप में बदला, कंडेंस होके बाहर आ गया, फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर दिया, सबसे पहले कम वाला होगा, ऑब्वियसली बात है, जिसका तापमान कम होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा ना, वो सबसे पहले निकलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। और जिसका सबसे ज्यादा क्वथनांक बिंदु होगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो टेम्परेचर धीरे धीरे तो बढ़ाएंगे, सिंपल है। देखो, व्हेन क्रूड ऑयल इज हीटेड, जब कच्चे तेल को गर्म करते हैं, कम क्वथनांक बिंदु वाले पदार्थ पहले वाष्पित हो जाते हैं। देखो लिखा हुआ है बहुत सरल तरीके से, उच्च क्वथनांक बिंदु वाले पदार्थ बाद में वाष्पित होते हैं। वाष्प अलग अलग ऊंचाइयों पर ठंडे होकर संघनित होते हैं। गर्म किया निश्चित टेम्परेचर पे, गर्म होने के बाद भाप में बदला, उसके बाद संघनन हुआ, यानी वो ठंडे करे गए और वो लिक्विड में बदल जाएगी, भाप लिक्विड में बदल जाएगी। और ये भौतिक पृथक्करण है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, नो केमिकल चेंज। केवल हमने ये था कि पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसमें बहुत सारे ईंधन भरे पड़े हैं, केवल उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भौतिक पृथक्करण कर रहे हैं, फिजिकल। जैसे हमने एक ढेर है कंकड़ पत्थरों का, कांच लकड़ी सब कुछ है, एक एक करके हम अलग करें सभी चीजों को, बीनना, फिजिकल प्रक्रिया ना, बीनना, किसी चीज को बीन रहे हो आप, तो वो भौतिक एक परिवर्तन है, ना कि केमिकल। केमिकली कोई चेंज नहीं आता इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ये याद रखना है। अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा और सब समझ में आ जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, देखो ये जहां पे पेट्रोल निकालते हैं वहां एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, यो मान लो आप, तो समझने के लिए इसमें हमने क्रूड ऑयल डाल दिया भाई, हीटेड क्रूड ऑयल डाला और गर्म कर दिया। देखो आप है जो, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले यहां क्रूड ऑयल भरा पड़ा है गर्म, तो इस गर्म क्रूड ऑयल पे हमने एक निश्चित तापमान दिया 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। तब क्या होगा, एलपीजी और कुकिंग फ्यूल गर्म हुए, भाप बने, और इसमें से देखो ऊंचाई पे गए, सबसे ऊंचे जो हैं, और इस पाइपलाइन से निकल के बाहर आ गए। उसके बाद 40 से 120 डिग्री पे गर्म किया तो पेट्रोल, और जिसको गैसोलीन भी कहते हैं, पेट्रोल और गैसोलीन बाहर निकल के आ गए। देखो इस वाली वेंट बनी हुई है एक प्रकार से, देख लो पाइप बना हुआ है, ऐसे समझ लो आप। फिर हमने 150 से 250 डिग्री पे गर्म किया तो कैरोसिन बन के आ गया। जब हमने 250 से 350 डिग्री पे गर्म किया तो डीजल निकला, और फिर हमने 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया बच्चों तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल निकला। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, इंजनों में डलते हैं, कारों के, ट्रकों के, बहुत सारे, ठीक है ना भाई। फिर हमने बिलो 400 डिग्री सेल्सियस किया, मतलब बिलो, देखो 350 400 कर दिया, और फिर हमने बिलो 400 डिग्री कर दिया बाद में तुरंत,
तो रेजिड्यू बच गए, बाकी के अवशिष्ट पदार्थ बच गए। देखो जिसमें पैराफिन वैक्स है और बिट्यूमीन निकलता है, जिससे सड़क वड़क बनाई जाती है, कोलतार टाइप का होता है, एक बिट्यूमीन होता है, ये निकलते हैं। ये चार्ट याद रख लो। 25 डिग्री सेल्सियस से कम पे गर्म करोगे तो एलपीजी पेट्रोलियम गैस कुकिंग फ्यूल निकलेंगे, फिर 40 से 120 पे पेट्रोल निकलेगा, और 150 से 250 कैरोसिन, 250 से 350 डीजल, 350 से 400 लुब्रिकेटिंग ऑयल, और रेजिड्यू जो होते हैं वो बिलो 400 डिग्री सेल्सियस पे निकल जाते हैं। कि 400 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम करेंगे लास्ट में तो रेजिड्यू बच जाएंगे, जैसे वैक्स निकलता है, बिट्यूमिन निकलता है। क्वथनांक बिंदु में अंतर है तब निकल रहे हैं। ये बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, और ना रटना, एक बार माइंड में बैठा लोगे समझ में आ जाएगा कि 10 चीजें मिली पड़ी हैं, सबके क्वथनांक बिंदु अलग अलग हैं। एक निश्चित क्वथनांक बिंदु पे एक निश्चित ईंधन निकलेगा, दैट्स इट। देख लो डायग्राम, बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा। अब आता है इंपॉर्टेंट फ्यूल्स, कंपोजिशन एंड यूजेज। अब कुछ महत्वपूर्ण ईंधन है जो बार बार प्रश्न आते हैं उनको और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट और लगेंगी शायद। तो देखो भाई, पहला है कोक। कोक को कोक ही कहते हैं, कोयला ही है, लगभग शुद्ध कार्बन से बनता है कोक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोक। सीधा क्वेश्चन आता है, छिद्र युक्त होता है, कठोर होता है और काला होता है, ठोस होता है, पोरस होता है, हार्ड होता है और ब्लैक सॉलिड होता है कोक है, जो कहां का काम में आता है, ईंधन के रूप में कोक काम में आता है। दूसरा, धातु निष्कर्षण में रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, धातु निष्कर्षण रिड्यूसिंग एजेंट। जब धातु निकाली जाती है ओर में से, पढ़ा था ना खनिज और ओर, अयस्क, किसी अयस्क में से, मान लो बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकालना है या कोई अन्य अयस्क में से हमें और कोई धातु निकालनी है, तब हम उनका निष्कर्षण करते हैं धातु का। धातु को निकालना अयस्क में से धातु निष्कर्षण कहलाता है। वो भी अपने आप में एक टॉपिक है, परंतु हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे काम के थे ओर और अलॉय, वो पढ़ा दिए मैंने। धातु निष्कर्षण में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है कोक, रिड्यूस करवाता है। रिड्यूस का मतलब है कहीं ना कहीं ये कमी करवा रहा है, अलग करवा रहा है धातु को, ऐसे ही याद कर लो बस। और इस्पात निर्माण में काम आता है, जो स्टील बनती है, जो लोहे में कार्बन मिलता है, वो कार्बन कोक ही होता है। वहां तो हमने कहा था कि लोहे में कार्बन मिलाया स्टील बन गई, वो कोयला कौन, वो कार्बन कौन था, कोक ही था भाई वो, ऐसे याद कर लो। इस्पात बनाने में काम आता है, इस्पात इज स्टील। क्लियर? अगला देखो जल्दी से, देखो उतना ही समय देंगे जितनी आवश्यकता है, अननेसेसरी कतई टाइम नहीं जाया करेंगे, क्योंकि मैं काफी जाया कर देता हूं समय को। कोल गैस, कोक हो गया, अब है कोल गैस। कोल गैस में 3 कंपोनेंट होते हैं, और सीधे क्वेश्चन आते नहीं है तो उठा के देख लेना आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंपोनेंट पूछ लेते हैं बहुत बार। एलपीजी का कंपोनेंट पूछा है कई बार वो मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है, उनमें आते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कि इधर है जो हमने कोक दे दिया, इधर वो दे दी, वाटर गैस दे दी, इधर प्रोड्यूसर गैस दे दी, इधर कोल गैस दे दी, उधर कंपोनेंट दे दिए, मिला दो अब इनको। जो तो कोल गैस में कौन कौन सी है, हाइड्रोजन होती है बच्चों, कोल गैस में हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है CH4, और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है कोल गैस में। बेकार होती है, ज्यादा बढ़िया नहीं होती है इतनी अच्छी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें खतरनाक है। ठीक है, कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना है। यूजेज फ्यूल में, अर्लियर फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग, शुरुआत के दौरों में जब इतना विकसित नहीं था मानव, आज की तरह ट्यूबलाइट और लाइट नहीं थी इतनी बढ़िया बढ़िया, तब इसको प्रकाश और गर्मी के लिए प्रयोग में लेते थे, कोयला गैस को ध्यान रखना, और औद्योगिक ईंधन के रूप में काम में लेते। आज नहीं लेते फ्यूल के तौर पे इतना ज्यादा, बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, तीसरा देखिए वाटर गैस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वाटर गैस का फॉर्मूला है CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये कौन सा है, वाटर गैस है, ध्यान रखना। उपयोग औद्योगिक ईंधन है, इंडस्ट्रियल ईंधन है, ये डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते इन गैसों को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इंडस्ट्रियल यूज है, हाइड्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत है ये, और बहुत विषैला होता है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में होता है CO+N2, याद रखना है। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के मैच आते हैं बहुत बार, तो वाटर गैस में आप याद रखना हाइड्रोजन होगा ही होगा, क्योंकि वाटर माने पानी और पानी का भाग है हाइड्रोजन। जब इन दोनों में तुलना होगी तो बता रहा हूं मैं,
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा तो वाटर गैस बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलेगा तो वो प्रोड्यूसर गैस कहलाएगी बच्चों। ठीक है, उपयोग देख लो। इसमें हाइड्रोजन भी होता है पर बहुत नगण्य, हाइड्रोजन नेग्लिजिबल होता है इस प्रोड्यूसर गैस में, होता है थोड़ा सा, पर मेन कंपोनेंट ये दोनों है, मुख्य घटक ही आता है CO प्लस N2। ऐसी तो तुलना करवाता है जो एग्जामिनर है, ऐसी तुलना करवाता है कि मुख्य घटक बताइए, वो कभी नहीं बोलेगा घटक बताओ, घटक में तो इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी है थोड़ा सा, पर मुख्य घटक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में N2 नाइट्रोजन गैस। उपयोग औद्योगिक ईंधन और भट्टियों में काम में आता है, यूज्ड इन फर्नेसेज। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का एकमात्र मेन घटक होता है मीथेन, और मीथेन का दूसरा नाम होता है मार्श गैस। मार्श गैस है ये मीथेन, ध्यान रखना। ठीक है, पंजेंट सी स्मेल आती है, मतलब मार्श गैस मतलब दलदल पंक जो इलाके होते हैं ना जहां कीचड़ युक्त है, वहां मीथेन गैस होगी 100%। जहां दलदल होता है ना बहुत सारा, जहां पे कीचड़ सी है, वहां मीथेन बनती है नॉर्मल, इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं, दलदलों की गैस है ये। प्राकृतिक गैस होती है ये, ईंधन, घरेलू ईंधन में काम आती है, विद्युत उत्पादन कर रहे हैं वहां काम में आती है, उर्वरक उद्योग में, और सबसे अधिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ मानी जाती है ये जो। क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, ज्यादा कुछ मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं छोड़ती है, इसीलिए क्लीन है ये। नेक्स्ट है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके घटक में बता चुका हूं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन C4H10 होना चाहिए, प्रोपेन C3CnH2n, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8 होगा, 4 दूनी 8 और 2 10, फॉर्मूला होता है एक, मत याद रखना। तो ब्यूटेन C4H10 और प्रोपेन C3H8 दोनों होते हैं मेन घटक है। मेन की बात आ रही है, छोटे मोटे तो और भी कई हाइड्रोकार्बन होते हैं, पर मेन दोनों हैं ये। उपयोग आपको सबको पता है, रसोई गैस में, तापन में, औद्योगिक ईंधन है, उच्च ऊष्मा का मान है, और दबाव में, दबाव देंगे ना तो आसानी से तरलीकृत हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसीलिए सिलेंडर में जो भरा होता है ना वो तरल रूप में भरी रहती है LPG, इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, और मैंने एक चीज बीच में एक बार मैटर पढ़ा रहा था, या कुछ पढ़ा रहा था मैं पिछली 1 आध 2 5 क्लास पहले, तब मैंने ये बोला था LPG में कोई गंध नहीं होती है, कुछ भी गंध नहीं होती उसमें। फिर भी LPG जब हमारा सिलेंडर खुला रह जाता है या गैस लीक होती है तो एक स्मेल आती है भाई, बताओ वो क्या होता है? बोला था मैंने आपको, मुझे अचानक अभी याद आया है, पर आपको याद होना चाहिए, आपको देखना चाहिए था। तो LPG में जो गैसेज होती है घर में सप्लाई, इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है एथाइल मरकप्टेन। क्या एथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है? वो थोड़ा तीव्र गंध वाला होता है, यदि गैस लीक हो गई तो पता लग जाएगा भाई गैस लीक हो गई, LPG की वजह से नहीं, LPG में जो मिला हुआ है, ताकि लोगों को पता चल जाए गैस लीक हो रही है। वरना इथाइल मरकप्टेन को नहीं मिलाएं LPG में और गैस लीक हो रही है, पता ही नहीं चलेगा किसी को, और बूम, इसीलिए इथाइल मरकप्टेन होता है, वो चेक कर लेना चाहिए आप। ठीक है साहब। नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस में मेनली मुख्य घटक होता है मीथेन, जैसे नेचुरल गैस में था, यहां पे मुख्य घटक के अलावा भी बहुत सारी गैसेज है। मीथेन होता है 60%, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, याद रखोगे। मीथेन है मेन 60%, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। रसोई गैस में काम में आता है बायोगैस, प्रकाश में, कीचड़ और उर्वरक के रूप में। स्मॉल कहां लिखा है? स्लरी यूज्ड एज मैन्योर, ये इसने सही से नहीं किया ट्रांसलेट, मतलब स्लरी यूज्ड एज मैन्योर। बायोगैस का जो बचा हुआ हिस्सा है, रेजिडुअल है, वो उर्वरक के रूप में काम में आ जाता है। बायोगैस घरों में बनाई जा सकती है, जो गोबर वगैरह होते हैं या कोई रेजिडुअल है पेड़ों के, पौधों के, कचरा वगैरह, उनसे बायोगैस बन जाती है घरों में। ठीक है, उनका ये फायदा होता है कि भाई ईंधन भी बच गया, ईंधन भी बन गया बायोगैस से। जो अवशिष्ट पदार्थ थे हमारे जीवाश्म ईंधनों के, छोटे मोटे, पशुओं का डंक एक है, जैसे मतलब क्या कहेंगे, गोबर है, या कोई लकड़ियों के कोई टुकड़े हैं, या कोई फसलों के कोई टुकड़े हैं, अनाजों के टुकड़े हैं, इस टाइप से बायोगैस बन जाती है। और जो उसका बचा हुआ हिस्सा है गैस बनने के बाद, वो ईंधन के रूप, उर्वरक के रूप में काम में आ जाता है।
बायोगैस के कई जगह लगे हुए हैं, बहुत जगह लगे हुए हैं, आपने कभी नोट करना, सरकार भी सब्सिडाइज करती थी पहले उनको बायोगैस बनाने के लिए। याद रखना बायोगैस है ना। नेक्स्ट है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी मीथेन होता है, इसमें भी ध्यान रखना, पर ये घरों में यूज नहीं आती सीएनजी, सीएनजी वाहनों में काम में आती है। एलपीजी घरों में आती है, सीएनजी वाहनों में काम आती है। दिल्ली एनसीआर में तो लगभग पेट्रोल आपने देखे होंगे, जितने भी ऑटो सीएनजी पे ही चलते हैं, गाड़ियां हैं बहुत सारी हैं। वाहनों का ईंधन है, विद्युत उत्पादन भी होती है सीएनजी से, और सबसे कम प्रदूषण करने वाला जीवाश्म ईंधन है ये जो, और उच्च ऊष्मामान होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, और सस्ता भी होता है थोड़ा पेट्रोल और डीजल से। नेक्स्ट है बायोडीजल। अबाउट टू कंप्लीट, बस थोड़ी देर की बात और है, करते हैं खत्म है जो बायोडीजल भाई। इट इज अ रिन्यूएबल बायोडिग्रेडेबल फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट ऑयल्स और एनिमल फैट, प्लांटों से बनता है और एनिमल के फैट से बनता है, ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बायोडीजल का, आरएएस में देख लेना आप, है जो सीधा आया है, चाहे वो ज्योग्राफी के रूप में आया होगा, मैं साइंस की नहीं कह रहा, ज्योग्राफी का भी हिस्सा है ये, जितने भी ईंधन हैं और ये सब हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, ये ज्योग्राफी में भी है, पढ़ा होगा आपने। तो ये कैसा है, नवीकरणीय है, गैर अपघटनीय, जैव अपघटनीय, मतलब इसका अपघटन हो सकता है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल है, ये आसानी से नष्ट हो जाएगा। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए नुकसान पहुंचाती है हमको, प्लास्टिक वातावरण को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अपघटन नहीं होता उसका नॉर्मली प्रकृति में, पर इसका हो जाता है बायोडीजल का, तो ये बढ़िया है और नवीकरणीय है, रिन्यू हो सकता है, बार बार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, पौधों के तेल या पशु वसा से बनता है, रासायनिक रूप से फैटी एसिड एस्टर का मिश्रण होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड एस्टर्स, फैटी एसिड याद करके खत्म कर देना कि फैटी एसिड में बनता है, चाहे प्लांट के हो चाहे एनिमल्स के हो, इससे ज्यादा नो नीड। नेक्स्ट, प्रोड्यूस बाई ट्रांसएस्टरिफिकेशन ऑफ ऑयल्स और फैट, ऑयल और फैट का ट्रांसएस्टरिफिकेशन होता है। एस्टर एक केमिकल होता है, यूं मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एस्टर, उसका ट्रांसएस्टरिफिकेशन करते हैं, या ये कहें वसा को तेल में बदला जाता है, एक प्रकार से एक ईंधन बनाया जा रहा है बायोडीजल नाम का, किससे, प्लांट के वसा से और एनिमल के वसा से, प्लांट के फैटी एसिड से, एनिमल के फैटी एसिड से। दैट इज एनफ, इतना ही बहुत है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन मत याद करना चाहिए। अब बायोडीजल के स्रोत देख लो भाई, पहला पौधों से, दूसरा पशुओं से। पौधों से एक जेट्रोफा नाम का पेड़ होता है, जिसको शायद चेक करना, हिंदी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पर मैं श्योर हूं 90%, तो जेट्रोपा को शायद रतन ज्योत कहते हैं, देखना आप। तो जेट्रोपा से बनता है, पौधों में बायोडीजल बनता है, सोयाबीन से भी बनता है, सरसों से भी बनता है, सूरजमुखी से भी बनता है, पाम ऑयल आता है उससे भी बनता है, और उपयोग किया गया खाना बनाने का तेल, कि यूज हो चुका तेल घरों में कुकिंग के बाद, उसको भी ले सकते हो आप, इन सब से बनता है बायोडीजल। जेट्रोपा की बहुत खेती की जा रही है आजकल बायोडीजल के लिए, आप देख लेना, इन सबको दोबारा याद कर लेना। जेट्रोपा, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, पाम तेल एंड यूज कुकिंग ऑयल, मतलब वेस्ट वेजिटेबल ऑयल होता है जो कि काम में ले लिया आपने, अब उसको दोबारा बच गया तेल, उसको ले लो भाई, बायोडीजल बना सकते हो आप उसका, ठीक है। अब है पशुओं से, एनिमल फैट से बन सकता है, और फिश ऑयल, मछली के तेल से भी बायोडीजल बनाया जा सकता है। चेक करना, पुराने जब प्रश्न करोगे तब ये आएगा कहीं ना कहीं, बायोडीजल है जो। लास्ट, की फीचर्स, मेन विशेषताएं क्या है बायोडीजल की। डीजल इंजन में बिना बड़ा बदलाव करे उपयोग किया जा सकता है। जो डीजल के इंजन होते हैं गाड़ियों में, वाहनों में, उनमें ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा मोटा परिवर्तन करके भी जो डीजल के इंजन है, पेट्रोल वाले नहीं, डीजल वाले इंजन हैं जो डीजल के लिए बने गए हैं, उनमें बायोडीजल भी डाल सकते हैं, छोटा मोटा बदलाव करे, बहुत कम बदलाव, टेक्निकल कोई खास बदलाव नहीं करना है, और बायोडीजल का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि ईंधन है B20, डीजल के साथ एक ईंधन बनता है B20, याद रखना, जैसे B6 होता है ना एक मानक B6 होता है, ऐसी B20 भी होता है। B6 में 6% बायोडीजल होता है डीजल के साथ, लेकिन B20 में क्या होता है, 20% बायोडीजल और 80% पेट्रोलियम डीजल,
पेट्रोलियम डीजल मतलब जो पेट्रोलियम से डीजल निकला था, पेट्रोलियम तो क्रूड ऑयल होता ना, कंफ्यूज मत होना, पेट्रोलियम डीजल मतलब डीजल, वरना पूरा नाम उसका पेट्रोलियम डीजल है। तो B20 ईंधन बनाया जा सकता है इस बायोडीजल से कि डीजल 80% होगा और 20% ये मिला दो भाई बायोडीजल। क्लियर कट। नेक्स्ट है लोअर सल्फर एंड पार्टिकुलेट एमिशन, सल्फर और धूल कण उत्सर्जन कम होते हैं। सल्फर और जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, जिनको आपने देखा होगा PM2.5, PM25, PM30 ऐसे आते हैं, जब आपने कभी इंडेक्स देखी हो पॉल्यूशन वाली, जिसको क्या कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है, AQI होती है, उसमें बहुत सारे घटक हैं जिनमें PM25, PM10 आदि पार्टिकल होते हैं। वो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, दिखते भी नहीं है और अंदर घुस जाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, वो कम निकलते हैं, इसमें ध्यान रखना। सल्फर भी कम निकलता है और धूल कण पार्टिकुलेट मैटर है वो भी कम निकलते हैं। और रिन्यूएबल अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोलियम डीजल है भाई, पेट्रोलियम जो डीजल निकल रहा था क्रूड ऑयल से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो एक दिन बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने कभी पेड़ पौधे या एनिमल दबे होंगे धरती में, एक दिन तो नष्ट होना ही होना है ना उनको, एक निश्चित संख्या में तो वो दबे होंगे, बाद में ईंधन बने होंगे वो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, परंतु ये बार बार बनाया जा सकता है। पौधे होगा और बनाओ, रेजिडुअल जो जो बताए हैं, रतन जोत हैं या फिर सूरजमुखी है, सरसों है, इनको उगाओ और बनाते जाओ। तो ये रिन्यूएबल है, डीजल का एक रिन्यूएबल स्रोत है ये ईंधन का। एंड लिमिटेशन है, पर इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन क्या है, इसकी थोड़ी सी कैलोरीफिक वैल्यू डीजल से कम होती है, चल जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। परंतु भविष्य के ईंधन है ये सब, बायोडीजल आदि, बायोडीजल, बायोएथेनॉल आदि, ठीक है, पढ़ना आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। जो भविष्य का ईंधन जैसे कि विद्युत ऊर्जा है, जैसे विद्युत से आजकल गाड़ियां चल रही हैं, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, क्लीन एनर्जी है, सस्ती पड़ेगी भविष्य में। अभी तो बैटरी बहुत महंगी आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बाद में उस पर काम चल रहा है। जिस दिन वो बैटरी की रेट कम हो गई तो देखना बहुत कॉमन हो जाएगी। ठीक है साहब, पढ़ते रहिए, काफी था। और आपको लगा होगा कि ये टॉपिक जनरली कोई नहीं पढ़ता होगा, शायद, मुझे नहीं लग रहा, पर मुझे लगा तो मैंने गति खींच के करा दिया पूरा। एक भी क्वेश्चन गलती से आ गया, एक दो भी, तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी मायने रखता है, 0.66 नंबर भी कई बार मायने रखते हैं। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, और पुरानी क्लासेज में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगा हो कि सर थोड़ा सा बैठा नहीं, तो मैं अलग से किसी दिन उसको रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा दूंगा। और कालांतर मतलब समय के साथ अपन कोई लाइव स्ट्रीमिंग क्लास भी करेंगे, जिसमें आपकी क्वेरी ली जाएंगी, प्रयास करेंगे। अभी चलने देते हैं, कोर्स पूरा कर रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, विराम देते हैं। अभ्यास, केवल अभ्यास, केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, मुझे लगता है सब में थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन आ रहा है बीच बीच में। इतनी थ्योरी है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, पर रटने पड़ेंगे, चीज़ें याद नहीं होंगी, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसीलिए कट ऑफ भी कम ही जाती है। ठीक है, तो गुड नाइट करते हैं, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कोई बात हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।